प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के आज के लेक्चर में हम लोग यूक्लिड विभाजन पे आधारित कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन पे आधारित कुछ क्वेश्चन किया था, उसी कड़ी में हम थोड़ा सा अगले लेवल पे जाके आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ दिख रहा है, दिखाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 8q + 1 के रूप का होगा। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो हमें कह रहा था किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक या कोई धनात्मक पूर्णांक किसी रूप का होगा। लेकिन अब वो जो बात हमसे बता रहे हैं वो कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब, तो अब ये किसी और रूप का होगा। तो इन दोनों में धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में हम कैसे दोनों के अंतर को समझ पाएँ या कैसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू कर पाएँ, इस बात को समझने के लिए ज़रा एक बात समझ लो। जब इन्होंने हमसे कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो जैसा पहले करते थे कोई धनात्मक पूर्णांक लेते थे, धनात्मक पूर्णांक आज भी हम उसी तरह से मानेंगे। पिछली बार क्या किया था हम लोगों ने, भाई वो धनात्मक पूर्णांक किसी रूप का होता था, तो यहाँ पे जो नंबर हमको रूप का दिया रहता था उसमें से हम b की वैल्यू गेस कर लेते थे। हम कहते थे मान लो कि a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और वो हमारा 8q + 1 के रूप का आ रहा था, तो हमने पढ़ा था a बराबर होता है bq + r। तो यहाँ से हम b की वैल्यू 8 गेस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब यहाँ पे हम उस वैल्यू को गेस कैसे करेंगे, इस बात को ज़रा देखें। तो ज़रा देखो, क्वेश्चन के थ्रू हम बात करें। इन्होंने हमसे कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो जैसा कि विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी है, तो हमें पता है कि जो कोई विषम पूर्णांक होगा वो किस रूप का होगा, कोई सम पूर्णांक होगा वो किस रूप का होगा। तो हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक था। तो जब बेटा ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो किस रूप का होगा, a बराबर हमारा बन जाएगा, भाई 2 से डिविजिबल कोई नंबर होगा। हमने कहा था अगर कोई सम या विषम पूर्णांक लेना हो तो क्या करो भाई, पहले सम पूर्णांक मान लो। हमने कहा 2 गुणे समथिंग, 2 गुणे हम m मान लें, n मान लें, हमने कहा 2n के रूप का, ये सम पूर्णांक हो गया। लेकिन हमें तो विषम लेना था, तो हमने इसमें या तो एक ऐड कर दिया या तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसी सम पूर्णांक में एक ऐड करोगे या एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें वो विषम पूर्णांक मिल जाएगा। तो हमने a वो विषम पूर्णांक माना और हमने कहा a बराबर 2n + 1 के रूप का है, और जब ये हमारा a 2n + 1 के रूप का है, इन्होंने हमसे कहा का वर्ग, इस विषम पूर्णांक का वर्ग मतलब 2n + 1 का वर्ग, और 2n + 1 का वर्ग बनाओगे, जरा देखो बनेगा क्या ये। तो हमने कहा 2n + 1 का वर्ग बनाओगे तो ये बन जाएगा 4n², यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, एक नंबर प्लस दूसरा नंबर दोनों का वर्ग, तो ये हो गया 4n² प्लस a² हो गया प्लस b² मतलब 1 और प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया 2 × 2n × 1, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 4n² + 1 और प्लस 4n। इस तरह की कोई चीज़ बन के आ गई। इसको रीअरेंज कर लो, तो हमने रीअरेंज किया तो ये बन गया 4n² प्लस का 4n और प्लस का 1। इस तरह की कोई चीज़ बन के आ गई। अब ये तो हमारा क्या मिल गया भाई, ये हमारे उस विषम पूर्णांक का वर्ग मिल गया, मतलब ये हमें a² मिल गया। ज़रा देखो, ये हमें a² मिल गया। वो कह रहे हैं ये सिद्ध करना है कि भाई ये a² जो है ये 8q + 1 के रूप का है। ज़रा एक बात देखो, यहाँ से अगर हम 4n² + 4n में से, इतने में से 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 4n कॉमन ले लो, 4n कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा n + का 1। ये इतने में से हमने कॉमन लिया है और प्लस का 1 हो गया। एक बात देखो बेटा, ये जो लिखा है 4
n+1, इतना नंबर अगर जरा देखो तो हमने कहा n इंटू n+1, ये कैसा नंबर होगा? तो भाई ये हमेशा एक सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था तो उसमें देखा था कि अगर n की वैल्यू सम है तो सम गुणे n+1 की वैल्यू विषम हो जाएगी। तो कोई सम संख्या गुणे विषम संख्या करोगे तो हमारी एक सम संख्या मिलेगी। या n की वैल्यू विषम है तो जब n की वैल्यू विषम होगी तो विषम संख्या n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू सम तो n+1 विषम, और n की वैल्यू विषम तो n+1 सम। मतलब दोनों ही सिचुएशन में जो n इंटू n+1 होगा वो एक सम संख्या होगी। और सम संख्या मतलब कि 2 इंटू समथिंग होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ज़रा इस बात को हम स्टेटमेंट के थ्रू लिख पाएँ, ये बात हमें लिखना पड़ेगा कि यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो भाई सम संख्या है तो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म का होगा। तो n इंटू n+1 एक सम संख्या होगी, क्योंकि सम संख्या गुणे विषम संख्या जो उसका गुणनफल होगा ये हमेशा एक सम संख्या आती है। तो हमने लिखा n एक सम संख्या है तो n इंटू n+1 एक सम संख्या होगी। और यदि n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या है, बेटा जब n हमारी एक विषम संख्या है तो जरा देखो n+1 एक सम संख्या होगी, तो n+1 एक सम संख्या होगी। और n+1 एक सम संख्या है तो ये सम संख्या गुणे विषम संख्या, तो n इंटू n+1 इनका जो गुणनफल होगा एक सम संख्या होगी। तो इतनी बात अगर हमें समझ में आती है कि n इंटू n+ एक सम संख्या होगी, तो 4 इंटू कोई भी सम संख्या, 4 इंटू कोई भी संख्या, 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, कोई भी सम संख्या, ये पूरा नंबर हमारा 8 से विभाज्य होगा। तो हम लिख पाएंगे कि 4 इंटू सम संख्या मतलब ये 8 इंटू क्यू के फॉर्म का आ जाएगा। तो हम लिख पाएंगे, इसको ज़रा यहाँ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ नीचे जगह ख़त्म हो गई। तो हम लिख पा रहे हैं 4n इंटू n+1 और प्लस का 1। अब ज़रा ये नंबर देखो 4n इंटू n+1, अगर हम केवल n इंटू n+1 की बात करें तो ये एक सम संख्या होगी। अगर ये सम संख्या होगी तो 2 इंटू क्यू के फॉर्म की होगी। हमने कहा अगर ये हमारी एक सम संख्या है तो 2 इंटू क्यू के फॉर्म का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2q और प्लस का 1, और 4 इंटू 2q करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 8q + 1। तो यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी कि भाई किसी विषम संख्या का वर्ग, किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का होगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमें समस्या ये होती है कि जब ये नंबर आता है 4n इंटू n+1 तो हम इसको कैसे समझ पाएँ कि यार ये 8 कैसे बनेगा। तो हमने कहा भाई ये n इंटू n+1 जो है ये हमेशा एक सम संख्या होगी, और इसको पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है। और अगर सम संख्या होगी तो 2 इंटू के रूप की होगी, 2 इंटू क्यू के रूप की होगी। हमने 2 इंटू क्यू के रूप की मान ली। तो भाई अगर ये 2 इंटू क्यू के रूप की होगी तो 4 इंटू 2q + 1 दैट मीन्स 8q + 1। यही बात हमको लिखना था। ये क्वेश्चन नोट कर लो, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन हमको दिया है, करा दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, जहाँ पे q हमारा कोई पूर्णांक है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो वहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग पूछा था, लेकिन इस बार वो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक निकलवा रहे हैं। मतलब हमें कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि जो विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप का होगा। तो हमने बात कही थी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसी रूप का है,
तो यहाँ से एक बात हम गेस कर पा जाते हैं कि बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, पहले माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब ए हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, और साथ ही में अब बी की वैल्यू जरा देखो, हमें पता है ए इक्वल्स क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो देखो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से अगर हम इसकी तुलना करें तो बी की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, तो हम कहेंगे बी बराबर 6 हमको क्वेश्चन में दिया है, ये हमको गिवन है, इतनी बात हमें लिखनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब हम लगाएंगे यहाँ पे विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम कहेंगे ए बराबर हमारा क्या होता है, ए बराबर हमारा होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ज़रा देखो बी की वैल्यू 6 दिया है, मतलब बी क्यू प्लस आर से हम कहेंगे ए बराबर हमारा हो जाएगा 6Q प्लस का आर। और जैसे ही हमें बी की वैल्यू मिलती है हम एक बात गेस कर पा जाते हैं आर की रेंज। हमने आर कहा था कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, तो आर बराबर हमारा क्या क्या हो सकता है। तो हमने कहा आर जो होगा वो 6 से छोटा होगा, बी से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ये हमें आर की रेंज मिल गई, और आर की रेंज जैसे हमने मिली हमने कहा आर की अब वैल्यूज हम बता सकते हैं आर की कौन कौन सी वैल्यू होंगी। तो यहाँ से हमने देखा आर बराबर क्या क्या हो सकता है, आर बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्या 6 भी हो सकता है। नहीं बेटा, आर की वैल्यू 6 से छोटी है, 0 या 0 से बड़ी है। तो हमने आर की अलग अलग वैल्यू मान ली। अब हम निकालेंगे वो धनात्मक पूर्णांक जिनमें ये रूप बनेगा ए इक्वल्स 6Q प्लस आर। तो हमने कहा यदि आर बराबर 0, और बेटा आर बराबर 0 अगर होगा तो अब इस इक्वेशन में आर बराबर 0 रख लो। यदि आर बराबर 0 तो ए बराबर हमारा क्या मिलेगा, ए बराबर हमारा मिल जाएगा 6Q प्लस का 0। दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 0। 0 का मतलब 0 हो गया, इसको ख़त्म करो, और ये बात नंबर 1 बन गई। समीकरण 1 मान लो इसको। हमने कहा यदि आर बराबर, अगला केस देखें, यदि आर बराबर 1 ले लो, आर बराबर जैसे ही 1 लोगे तो ए बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, इस समीकरण में रख दो। ए बराबर बी की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 6Q प्लस का 1, ये समीकरण नंबर 2। अब जरा एक बात देखो, ये 6Q का फॉर्म आया, ये 6Q प्लस 1 का रूप आया। हमें क्या कहा था, विषम पूर्णांक। तो देखो 6 इंटू समथिंग सम पूर्णांक होता है, 6 हमारी एक सम संख्या है, और सम संख्या में किसी संख्या का गुणा हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, कोई इंटीजर हो, तो जो वो संख्या आएगी वो हमारी कैसी संख्या आएगी, तो हम कहेंगे सम संख्या आएगी। मतलब ये हमारी एक सम संख्या बनेगी, और ये हमारा कैसा बनेगा, ये एक विषम संख्या बनेगी, सम संख्या प्लस 1। अब तो हमें कुछ सोचना ही नहीं यार, किसी सम संख्या में एक ऐड कर दोगे एक विषम संख्या मिल जाएगी। हमने कहा यदि आर बराबर 2, यदि आर की वैल्यू 2 ले रहे हो तो देखो ए बराबर हमारा क्या बनने जा रहा है, ए बराबर हमारा बन जाएगा, इस इक्वेशन में आर बराबर 2 रख दो, बी बराबर 6, तो ये हमारा बन गया 6Q प्लस का 2। और 6Q प्लस 2 में से हम 2 कॉमन लेके ले अगर, तो ये हमारा बन जाएगा 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 3Q प्लस का 1। तो मतलब यहाँ पे 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू समथिंग मतलब 2 का मल्टीपल ये आ गया, तो फिर से ये हमारा एक सम संख्या बन गई। इतनी बात हमें समझ में आती है। आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे जगह खत्म हो गई, हम इधर लिखेंगे। हमने r बराबर 2 तक की बात देख ली। हमने कहा यदि r बराबर 3, यदि r बराबर 3 ले बेटा, जब r बराबर 3 लोगे तो ज़रा देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर में r की वैल्यू 3 रखो, तो a बराबर हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6Q प्लस 3। और ये कैसा पूर्णांक होगा, तो भाई 6 r बराबर 2 लेने पे 6Q प्लस 2 आया था जो कि एक सम पूर्णांक था। अब यहाँ पे 6Q प्लस 2 में एक ऐड हुआ है,
भाई r बराबर 3 में 6q + 2 में एक ऐड हुआ है, मतलब एक ऐड करोगे सम में तो एक विषम मिल जाएगा, मतलब ये हमारा एक विषम पूर्णांक बन गया। इसी तरह से हमने कहा यदि r बराबर 4 लोगे, a बराबर हमारा फिर से मिल जाएगा 6q + का 4, और यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो हमने कहा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 3q + का 1, सॉरी 3q + का 2, ये हमारा 3q + का 2 बन जाएगा। और ये 2 इंटू समथिंग, फिर से ये एक सम पूर्णांक आ गया, तो ये हमारा एक सम पूर्णांक हो गया, इसको हमें बार बार लिखना पड़ेगा, और ये हमारा रिलेशन नंबर 5 हो गया। इसी तरह से हमने कहा r की वैल्यू जब 5 लोगे, r बराबर 5 लोगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर हमारा मिल जाएगा 6q + का 5। ये देखो ये सम था 6q + का 4, और इसमें एक ऐड हो गया तो 6q + 5, ये हमारा एक फिर से विषम पूर्णांक मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पूर्णांक हमको विषम मिले। हमने एक कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, हमने एक कोई विषम पूर्णांक नहीं माना था, हमने इनको कोई धनात्मक पूर्णांक माना था। तो यहाँ पे हमने जो सारी अलग अलग कंडीशन निकाली, तो वहाँ पे कुछ हमको सम संख्याएं मिली, कुछ हमको विषम संख्याएं मिली। ज़रा हमें विषम संख्याओं की ज़रूरत थी, क्योंकि विषम संख्याओं के रूप को हमें दिखाना था, तो हम कह पाएंगे कि समीकरण कौन कौन से में विषम आ रही, पहले ये चेक कर लो। तो यहाँ पे रिलेशन नंबर 2 में विषम आ रहा है, रिलेशन नंबर 4 में विषम आ रहा है, और रिलेशन नंबर ये 6 में विषम आ रहा है। ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें विषम आ रहा है। तो हम कहेंगे समीकरण समीकरण नंबर 2, 4 और 6 से हम लिख पाएंगे 6q + 1, ये 6q + 3 एंड 6q + 5 विषम पूर्णांक। यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। तो ये बात बेटा समझ लो एक बार, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को एक बार समझ लो, नोट डाउन कर लो। अगर बात नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लेना, पक्का समझ में आएगी। और हमें नहीं लगता कोई भी ऐसी बात बची है जो समझाने लायक है। तो अब आप लोग इस बात को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो कह आराम से, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, जहाँ की m हमारा कोई पूर्णांक। इस बार फिर हमसे कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m + 1 के रूप का होगा। तो यहाँ से फिर से हम वही बात करेंगे। हमने कहा माना ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ये बात तो हमें हर बार लिखनी पड़ेगी। तो हमने जैसे ही a को कोई धनात्मक पूर्णांक माना, तो b बराबर हमारा क्या मिल गया, b बराबर हमें क्वेश्चन से मिल गया b बराबर 3 मिल गया। तो पहले हमें धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होगा पहले ये देखो। तो हमने कहा जो हमारा धनात्मक पूर्णांक a बराबर होगा ये bq + r के रूप का होगा, bq + r से, क्योंकि ये बात हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पता है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब इस बात को लिख लेना यार। तो यहाँ से हमने कहा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बनेगा, a बराबर हमारा बन जाएगा 3q + का r, और ये हमारा वो नंबर बना, ये वो धनात्मक पूर्णांक बना, अभी हमने वर्ग नहीं बनाया है। तो जरा देखो, जब अगर ये हमारा वो धनात्मक पूर्णांक बना, यहाँ से हम r की वैल्यू गेस कर सकते हैं। r हम कहेंगे <3 और ग्रेटर देन r = 0, मतलब यहाँ से जो r की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, r बराबर हमारा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, ये 3 केस होगा। तो हमने कहा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हम धनात्मक पूर्णांक की निकालें। तो हमने कहा यदि r बराबर ये है तो a बराबर क्या होगा। तो हमने कहा भाई पहला केस, यदि r बराबर 0, और जैसे ही r बराबर 0 लिया हमने, तो यहाँ से a बराबर क्या निकल के आ गया, a बराबर हमारा आ गया 3 × q, ये आ गया। लेकिन हमें a नहीं निकालना था बेटा, उसने कहा था
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे इसको मान लो 1, तो वर्ग करने पर हमने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या 1 का वर्ग करने पर, ऐसे लिख लो 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करोगे तो दोनों पक्षों का वर्ग होगा, मतलब ये बन जाएगा a² और ये हमारा क्या बन जाएगा 3q का स्क्वायर करोगे ये 9q² हो जाएगा। और हमने कहा बेटा अगर ये 9q² बन गया तो जरा देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 3 कॉमन लिया बाहर, अंदर क्या बच गया, अंदर ये हमारा बच गया 3q²। और अगर हम इस 3q को हमने कहा 3q² बराबर m मान लें, तो ये हमें मिलेगा क्या, क्योंकि हमें जो दिखाना था वो 3 × m के रूप का दिखाना था। तो हमने कहा भाई ये अंदर वाली जो चीज़ बची है इसको हम m मान लें, मतलब इस 3q² को हमने m मान लिया, तो a² हमारा किस फॉर्म का बन गया, a² हमारा बन गया 3m के रूप का, जहाँ पे m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक ही है। ये बात नंबर 1 हो गई। दूसरी बात हम करें, यदि केस नंबर 2, यदि r बराबर 1 ले लो, जब r बराबर 1 लोगे तो जरा देखो धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा। भाई यहाँ पे r बराबर 1 ले लिया, इस समीकरण में जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारा a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर हमारा फिर से मिल जाएगा 3q + 1। लेकिन हमें a तो चाहिए नहीं था, हमें a² चाहिए था, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करोगे तो फिर से लिखोगे समीकरण नंबर 2 मान लो, 2 का वर्ग करने पर, 2 का वर्ग करने पर, और जैसे ही इसका वर्ग करोगे जरा देखो बनेगा क्या, a का वर्ग करोगे a² आ जाएगा, और ये बराबर हमारा इसका वर्ग करोगे 3q + 1 का होल स्क्वायर बनेगा ये। और 3q + 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमारा बन गया a + b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी हो गई 3q और b की वैल्यू हो गई 1। अब ये a² + b² + 2ab, a² का मतलब हो जाएगा 9q² प्लस b² की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 और प्लस 2ab का मतलब 2 × 3q × 1, और इसको रीअरेंज करके सही से लिख लो। तो हमने कहा ये हमारा बन गया 9q², और इसको पहले लिख लो क्योंकि पहले बड़ी घात वाला टर्म फिर उससे छोटी घातों का घटता क्रम या बढ़ता क्रम लिखते हैं। तो हमने कहा 9q² पहले लिख लो, उसके बाद q की एक घात वाला टर्म लिख लो, उसके बाद कांस्टेंट लिख लो। तो हमने कहा ये 9q² हो गया और प्लस का 6q हो गया और प्लस का 1 मिल गया। इन दोनों में से देखो कुछ चीज़ें हमको कॉमन मिल जा रही हैं, और क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमने कहा भाई यहाँ से तो हमको 3 कॉमन फिर से मिल जा रहा है, और जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, ये फिर से बच गया 3q² प्लस का 2q, और ये प्लस का 1 बच गया, ये बन गया 3q² प्लस का 2q, और ये प्लस का 1 ये बाहर बना। तो हमने इस बार क्या किया, ये जो 3q² प्लस का 2q था इसको हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पे माना 3q² प्लस का 2q बराबर 1 m, और जैसे ही इसको हमने m माना तो ये हमारा बन क्या गया, तो ये हमारी जो बन गई ऊपर वाली चीज़ ये बन गया 3m प्लस का 1, ये इस रूप का आ गया, इसका वर्ग हमारा। एक अगला केस हमने कहा कि r की वैल्यू 0 ले लिया हमने तो हमारा बना 3m का, r की वैल्यू 1 लिया तो बना 3m + 1, r की वैल्यू 2 जरा लेके देखो, r बराबर हम जो 2 रखें, r बराबर जैसे ही 2 रखोगे a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a बराबर हमारा निकल के आएगा 3q + 2। अब जरा इसका स्क्वायर करो तो a² बराबर हमारा क्या बन जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे बेटा हमारा आ जाएगा 9q² प्लस a² प्लस b² का मतलब 4 आ गया, और प्लस 2ab का मतलब हो गया 3 दूना 6 दूनी 12 प्लस का 12q, और इसको रीअरेंज करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 9q²
प्लस का 12 क्यूब प्लस का 4। और बेटा एक बात समझना कि जब हमने इस बार जो फॉर्म लिया था, इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि यहाँ पे जो रिमाइंडर का फॉर्म आएगा वो हमारा 4 बन रहा है। और जब हम देख रहे हैं कि भाई ये 3q प्लस आर की वैल्यू तो 3 के नियर अबाउट आनी चाहिए, 3 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, जो अगर हम इससे कॉमन लेके कुछ बनाए इसको, तो जो आर की वैल्यू मिलेगी वो 4 मिल जाएगी, जो कि 3 से बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 4 को ब्रेक कर लो 3 प्लस 1 में। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, एक 3 तो इसके साथ चला जाएगा और एक 1 बाहर कर लेना। इससे हमें फ़ायदा ये मिल गया कि हमने किया 9q² प्लस का 12q और प्लस का 3, इसको एक साथ ले लिया। इस 4 को हमने 3 और 1 में तोड़ दिया और प्लस का 1 अलग कर दिया। देखो, इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, इसमें से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया, देखो बन क्या गया, a² बराबर हमारा बन गया 3 इंटू, यहाँ से 3q कॉमन ले ली। 3 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 3q² प्लस, यहाँ पे 12q में से 3 कॉमन ले लोगे तो ये हमारा 4q बच जाएगा। और ये प्लस का 1 बन गया, प्लस का 1 बाहर रहने दिया। इसको हमने इस बार m मान लिया और इसको m जैसे ही माना, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, a² बराबर हमारा आ गया 3m प्लस 1। और हर बार या तो ये 3m का रूप का आया या तो 3m प्लस 1 के रूप का आया। इस बात को हम लोग बड़ी ही आसानी से प्रूव कर पाए। यहाँ पे जो एक बात हमें समझनी थी कि ये जब भी कभी इस तरह का रूप मिल जाए कि ये r से बड़ा आने लगे, ये अंतिम वाला जो r हमें शो करना है, ये r से बड़ा दिखने लगे, b से बड़ा दिखने लगे, ये जो r है ये b से बड़ा दिखने लगे, तो इस r को कन्वर्ट कर लो, r को तोड़ लो ऐसे 2 नंबर में कि कम से कम जो इसका रिमाइंडर का फॉर्म आए वो b से छोटा आ जाए। हमने कहा इसको 3 में तोड़ने से हमें एक फ़ायदा मिल जाएगा कि कुछ पार्ट इसके साथ चला गया, वो 3 इसके साथ चला गया, तो 3 कॉमन लेके यहाँ पे आ गया और बाकी एक हमने उधर छोड़ दिया। तो ये हमारा 3m प्लस 1 का रूप आ गया। इस बात को नोट कर लो। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक संख्या का घन, अभी तक हम लोगों ने धनात्मक संख्या निकाली, धनात्मक संख्या का वर्ग निकाला। अब एक और नई बात करने जा रहे हैं। हमने कहा इस बार जो हमें निकालना है वो धनात्मक संख्या का घन निकालना है, और वो कह रहा है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। किसी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ये बात हमें दिखानी है। अब इस क्वेश्चन में हम करते क्या और हमारा दिमाग काम कैसे करता, तो हम वही बात जो पुरानी बात जानते हैं, हम यहाँ पे मान लेते कि भाई पहले हम तो कोई धनात्मक पूर्णांक तो माने। तो हमने मान लिया, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और जब ये बात हमने मानी a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b की वैल्यू क्वेश्चन से तो हमें समझ में आ रही है यार कि b हमारा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है, इसका क्यूब। तो b की वैल्यू हमें 9 मानना पड़ेगा। बेटा 9 मानना गलत तो नहीं होगा, लेकिन 9 मानने के बाद r के हमारे 8 केस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 9 केस बन जाएंगे r के। और 9 केस बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे में हम करें क्या हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव था? तो हमने कहा एक काम करो, अगर इस बात को सोच पाओ कि अगर हम b की वैल्यू 3 कर लें, 3 करने से हमें मिलेगा क्या? जब भी उसका क्यूब करोगे 3 का ना, तो क्या मिल जाएगा? 27 आएगा, या क्यूब जो भी आएगा 3 का वहाँ से कम 9 कॉमन आ जाएगा। तो हम 9m प्लस 1 9m प्लस समथिंग का रूप हम दिखा पा जाएंगे। तो यहाँ पे उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा भाई? हमें 3 लेने पे 9 कॉमन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ 3 ही केस बनेंगे। जब b की वैल्यू
तथा b बराबर 3 लेने पर, तो अब हमने जब b की वैल्यू 3 ले लिया तो अब यहाँ पे हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और जब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तो बनेगा क्या हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी से। अब बेटा यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे अगर, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 3q प्लस का r, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जिस पे हमें काम करना है। और b की वैल्यू 3 आई तो r की वैल्यू हम गेस कर सकते हैं। r बराबर हमारा क्या क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे r की वैल्यू 3 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी आ जाएगी। मतलब यहाँ से r बराबर हमारा 0, 1 या 2, तीन ही केस मिलेंगे, 0, 1 या 2। अब हम जरा एक पे अब काम करना शुरू कर देते हैं। हमने कहा r की वैल्यू आ गई तो हम धनात्मक पूर्णांक निकालें। तो हमने कहा यदि r बराबर 0, पहला केस, यदि r बराबर 0, r बराबर जैसे ही 0 लिया a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर हमारा इस इक्वेशन में रख दो, a बराबर हमारा 3q आ जाएगा। ये तो वो धनात्मक पूर्णांक आ गया, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं, हमें धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए था। तो देखो इसका क्यूब करोगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, तो 1 का क्यूब करने पर, 1 का घन करने पर, घन का मतलब होता है बेटा क्यूब, तो जब a का क्यूब करोगे तो जरा देखो बनेगा क्या, ये बन गया a क्यूब, और इस 3q का क्यूब करोगे तो ये 27q क्यूब बन जाएगा। और यहाँ से हमने कहा 27q क्यूब में से 9 हमको कॉमन मिल जाएगा, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3q क्यूब। और जैसे ही हमने 9 कॉमन लिया, 3q क्यूब आ गया। अब इस 3q क्यूब को हमने m मान लिया, हमने मान लिया, यहाँ पे लिख लेना, माना 3q क्यूब बराबर m। और जैसे ही हमने 3q क्यूब को m मान लिया तो a क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर हमारा आ गया 9m। ये पहला रूप आ गया। अगली बात हम करें, ये केस नंबर 1 बना जब r की वैल्यू हमने 0 लिया। यदि r बराबर 1 लें, यदि r बराबर 1 ले लें, और जब r की वैल्यू 1 लोगे तो a बराबर हमारा देखो बेटा क्या बनने जा रहा है, a बराबर हमारा बन जाएगा 3q प्लस का 1। लेकिन ये हमें संख्या तो चाहिए नहीं थी, हमें इसका घन चाहिए था, तो हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और 2 का घन करने पर हम लिखेंगे समीकरण 2 का घन करने पर, और जब इसका क्यूब करोगे तो बनेगा क्या, ये इधर हमारा बन गया a क्यूब, और ये क्या बन गया 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ये बन गया 3q प्लस 1 का होल क्यूब। और बेटा ये देखो क्या बना, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। इसको ज़रा खोलो तो ये हमारा आ जाएगा a क्यूब, a क्यूब का मतलब 27q क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब का मतलब 1 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हमने कहा 3ab का मतलब हो गया 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27q क्यूब प्लस का 1, और ये 3q इंटू 3 9, और 9 का 3 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सॉरी q स्क्वायर होगा, ये हमारा हो जाएगा 9q। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो हमने रीअरेंज किया तो हमने कहा भाई ये हो गया 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और प्लस का 1 अलग कर दिया। हमने देखो इन सब को एक साथ ले लिया, इतनी चीज़ों को एक साथ लेने से फ़ायदा क्या मिला, इसमें हमें 9 कॉमन मिल जाएगा। तो जैसे ही इतने पार्ट से हमने 9 कॉमन लिया तो ज़रा देखो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q
और प्लस का 1। इस बात को हमने m मान लिया, ये बराबर m हमने ले लिया, तो फिर से ये हमारा आ गया a क्यूब बराबर हमारा क्या आ गया 9m प्लस का 1। ये फिर से हमारा जब r की वैल्यू हमने 1 ली तो ये 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। ज़रा अगला केस देखो, हमने कहा यदि r बराबर 2 ले लो, r की वैल्यू हमने 2 ले लिया, r की वैल्यू 2 लोगे तो a बराबर क्या बन जाएगा, a बराबर यहाँ से हमारा बन जाएगा 3q प्लस का 2। तो ये तो वो धनात्मक पूर्णांक आ गया, लेकिन हमें निकालना था धनात्मक पूर्णांक का घन। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और इसका क्यूब करो, तो a क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब हमारा आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और फिर से ये a प्लस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट होगा। इसको ज़रा ब्रेक करो, तो इसको ब्रेक करोगे बेटा तो हमारा मिल जाएगा a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब, ये फिर से हो गया 27q क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 8, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये हो गया 18q। ये 3ab की वैल्यू आ गई इंटू a प्लस बी 3q प्लस का 2। ये जो 18 आया ये कहाँ से आया ये बात पता है, ये हमने 3ab किया, 3 इंटू 3q इंटू 2, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 इंटू 2, तो 18q आ गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये हमारा बन जाएगा 27q क्यूब प्लस का 8 प्लस 18 में 3 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 3 36q स्क्वायर और प्लस 18 दूना 36, 18 3 54 बनेगा, सॉरी, ये हमारा 18q में 3q का गुणा होगा तो ये बन जाएगा 54q स्क्वायर प्लस 36q। इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये देखो, ये पहले सबसे बड़ी घात 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और प्लस का 8। यहाँ से फिर से देखो बेटा, इतनी बात से हमें फिर से 9 कॉमन मिल जा रहा है, और जैसे ही 9 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q, ये बन गया, और प्लस का 8 बन गया। हमने इस बार इसको इस पूरी बात को हमने m मान लिया, इसको हमने जैसे ही m माना तो a क्यूब बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, ये 9m प्लस 8 का रूप आ गया। देखो बेटा, 3 केस लिया और तीनों बातें सामने निकल के आ गई। हमने यहाँ पे 3 बातें देखी, r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2, और हमें 3 ही केस लाना था, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो एक बच्चा सोचता है सर क्या हम इस बात को कैसे समझ पाते कि r बराबर 3 लो। हम इस बात को थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस से समझ पाएंगे। अब ऐसे इतनी जल्दी से चीज़ें तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें इस बात का आभास होने लगेगा कि कौन सी संख्या लेने पे कौन सा नंबर हमें मिल सकता है। तो ऐसे ही हमने सोचा कि भाई ये 9m लाना था, ये 9m प्लस 1 लाना था, ये 9m प्लस 8 लाना था, तो क्या 8 केस लेते तो नहीं बनता? बिल्कुल बनता, बिल्कुल वहाँ पे बनता। हर केस इसी 3 टाइप में कन्वर्ट होके आता, लेकिन वहाँ पे तो हमें टोटल 9 केस पढ़ने पड़ते, यहाँ पे हम 3 केस में कर लिए। अब सोचो 3 केस इतना बड़ा बना तो 9 केस कितना बड़ा बनता, फिर तो भाई इसका 3 गुना बनता, इसका 3 गुना टाइम भी लगता। तो सवाल वो गलत नहीं था, लेकिन हम यहाँ इसको इस बात से भी सोच सकते थे कि जब 3 ही केस दिखाना था तो हमने 3 लिया, तो 3 का क्यूब करने पे 9 हमें मिल जा रहा था, मतलब यहाँ जो भी आएगा वहाँ से 9 पक्का कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा सोच लिया। खैर ये बात नोट कर लो। और ये हमारा शायद इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, ज़रा चेक कर लो पहले, उसके बाद चेक करते हैं कोई और अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व करेंगे।